हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद होंगे। मेरा नाम मिराज है और आज हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंप्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ने हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया। ये रिफॉर्म्स कैसे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुए और किस तरह से इन्होंने हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद की, इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए समझते हैं इन रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में। हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर में बड़ी चेंजेस आए 1960s और 70s के दौरान, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का शुभारंभ हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। ये टेक्निक्स खास तौर पे गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी लाई। इससे हमारे ग्रेन प्रोडक्शन में एक नई लहर आई और हिंदुस्तान ने अपने फूड प्रोडक्शन को काफी बढ़ाया। अब बात करते हैं एक और महान इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि ऑपरेशन फ्लड। इसका मकसद मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था और इस इनिशिएटिव ने हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर देश बना दिया। इसके जरिए मिल्क प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई और किसानों को दूध बेचने के लिए अच्छी कीमत मिलने लगी। इसके अलावा और भी कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए, जैसे हाइब्रिड सीड्स जो नए और बेहतर एग्रीकल्चर वैरायटीज को मार्केट में लाए, इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम्स जो पानी को बेहतर इस्तेमाल करते हैं, और मैकेनाइजेशन जिसमें ट्रैक्टर्स और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को काफी बढ़ाया गया। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, जो हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर को सुधारने में काफी मददगार साबित हुए। पहले आता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के तहत जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया और जमीन को कलेक्टिवाइज किया गया। इसका मकसद था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सुधार हो सके और गरीबी को कम किया जा सके। लैंड रिफॉर्म से किसानों के बीच इक्वालिटी बढ़ी और उनकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आया। दूसरा आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसान अपने रिसोर्सेज को एक साथ पूल करते हैं। इससे उन्हें बेहतर क्रेडिट फैसिलिटीज, बीज, खाद और मार्केटिंग की सुविधा मिलती है। यह सिस्टम किसानों को इकट्ठा मिलकर काम करने में मदद करता है और उन्हें अपनी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने का भी तरीका बताता है। तीसरा आता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स और लो इंटरेस्ट लोन्स का सिस्टम शुरू किया गया। यह किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, खास तौर पे जब उनकी फसलों में नुकसान हो या मार्केट में उतार चढ़ाव आए। इससे किसानों को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने में मदद मिली और उन्हें बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल करने का भी मौका मिला। अब हम बात करेंगे इन रिफॉर्म्स के किसानों पर होने वाले प्रभाव के बारे में। पहले देखते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों की प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी तो हुई, नए टेक्निक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट्स के जरिए उनकी जिंदगी में सुधार भी आया और उन्हें अपनी फसलों का भी अच्छा दाम मिला। लेकिन इन रिफॉर्म्स के बावजूद कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें रह गईं, जिसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हुआ। साथ ही साथ सभी किसानों को इन रिफॉर्म्स का बराबर फायदा नहीं मिलता, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का ज्यादातर फायदा अमीर किसान ले जाते हैं और गरीब किसानों को बहुत कम इसका फायदा हासिल होता है। इसीलिए हमें लगातार रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि सभी किसानों को इन रिफॉर्म्स का बराबर फायदा हो सके और किसानी को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल भी बनाया जा सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर को सुधारने में मददगार साबित हैं। ये रिफॉर्म्स न सिर्फ किसानों की जिंदगी में सुधार लाए हैं, बल्कि देश की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी काफी बढ़ाया है इन्होंने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये हमसे क्या पूछता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। इस क्वेश्चन के आंसर से हमें इरिगेशन की अहमियत का पता चलेगा। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। आज हम जानेंगे कि किस तरह से इरिगेशन सिस्टम ने हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर को सुधारा है, किस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है और इसके साथ हमारे लिए किस तरह के चैलेंजेस भी आए हैं। सबसे पहले इरिगेशन का असली मकसद समझना जरूरी है। इरिगेशन का काम होता है किसानों को उनकी फसल के लिए कंसिस्टेंट पानी प्रोवाइड करना। इससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है और मॉनसून के सीजन पर कम भरोसा करते हुए भी हम अपने खेती बाड़ी के काम को और बेहतर बना सकते हैं। जब हमारे पास इरिगेशन का अच्छा सिस्टम होता है तो किसानों को बार बार पानी मिलता है, जिससे उनके बीज अच्छे से ग्रो करते हैं और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। यह कंसिस्टेंसी काफी जरूरी होती है क्योंकि बारिश कभी कभी इरेगुलर भी हुआ करती है। अब बात करेंगे कि हिंदुस्तान में इरिगेशन सिस्टम्स कैसे डेवलप हुए। हमारे देश में कई तरह के इरिगेशन सिस्टम्स हैं, जैसे कैनाल्स, ट्यूबवेल्स और चेक डैम्स। कैनाल्स ये एक पुराना और प्राचीन तरीका है जिसमें नदियों या तालाब से पानी खेत तक ले जाया जाता है। ट्यूबवेल्स ये मॉडर्न तरीका है जिसमें जमीन के नीचे से पानी निकालकर खेत में भेजा जाता है, जबकि चेक डैम्स ये छोटे छोटे डैम्स होते हैं जो पानी को स्टोर करते हैं और उसे ग्रेजुअल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, इन सभी इलाकों में इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास तौर पे राइस के कल्टीवेशन में। इरिगेशन का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को भी बदल सकता है।
पहले कुछ इलाकों में चावल उगाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इरिगेशन के जरिए अब चावल को ग्रो करना पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में भी आसान हो गया है। अब इसी इरिगेशन की वजह से किसानों को अपनी जमीन को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। यह सिस्टम उन्हें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले रीजन्स में भी अपनी जमीन पर काफी ज्यादा क्रॉप्स उगाने में मदद करता है और इससे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का भी अवसर मिलता है। लेकिन इरिगेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो किसानों और एनवायरमेंट को फेस करने पड़ते हैं। जैसे इरिगेशन के ओवर रिलायंस से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर हम सिर्फ इरिगेशन पर डिपेंड रहते हैं तो पानी के रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, हमारी वाटर टेबल की सप्लाई डिप्लीट हो सकती है, जो कि हो भी रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बड़ी समस्या बन गई है। ट्यूबवेल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, जिससे वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई है और इससे वाटर क्राइसिस का खतरा भी बढ़ रहा है। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा, जिससे हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें और अपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल भी बना सकें। ये जरूरी है कि हम वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को अपनाएं और अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमाइज भी करें। तो हमें पता चला इरिगेशन सिस्टम का हमारे एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रोल है। ये ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि ये किसानों को उनके क्रॉप्स के लिए अच्छी कीमत भी दिलवाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से करें, ताकि फ्यूचर में भी ये सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द मेजर फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, हाईलाइट देयर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। यानी कि फूड और नॉन फूड क्रॉप्स की इंपॉर्टेंस। हम देखेंगे कि कौन सी फसलें किन रीजन्स में उगाई जाती हैं और इनका हमारे लिए क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। फूड क्रॉप्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो 4 हैं: राइस, व्हीट, मिलेट और पल्सेस। राइस यानी कि चावल। पहली फसल जो हमारे देश में सबसे ज्यादा उगाई जाती है वो है चावल। ये एक स्टेपल फूड है। चावल की खेती वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब और उड़ीसा में होती है। ये रीजन्स हाई रेनफॉल, ह्यूमिड और कोस्टल प्लेन्स जैसे कंडीशंस के लिए मशहूर हैं। चावल की खेती के लिए ये सबसे आइडियल कंडीशंस हैं और ये देश के कई हिस्सों में एक जरूरी फूड आइटम भी है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फसल की, जिसका नाम है गेहूं यानी कि व्हीट। गेहूं की खेती गंगा सतलज प्लेन्स जैसे इलाकों में होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये रीजन कूल क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल के लिए मशहूर हैं। गेहूं की खेती के लिए ये बेस्ट कंडीशंस है और ये इंडिया में दूसरी सबसे जरूरी फसल है। अगर हम मिलेट्स की बात करें, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, तो ये सेमी एरिड एरियाज में उगाई जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये क्रॉप्स ड्रॉट रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है और ये सूखे के दौरान भी ग्रो कर जाते हैं। अब बात करते हैं दालों के बारे में, जो हमारे लिए एक जरूरी प्रोटीन का सोर्स है, खास तौर पे वेजिटेरियंस के लिए। मूंग, उड़द, तूर जैसी दालें मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में ग्रो की जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपने नॉन फूड क्रॉप्स की तरफ, जिनमें 5 मेन हैं, जैसे टी, कॉटन, शुगर केन, रबर और जूट। टी यानी कि चाय, ये एक ऐसी क्रॉप है जो फूड से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फूड आइटम है। चाय की खेती असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में होती है। ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब इसमें काफी मेहनत लगती है। चाय के प्रोडक्शन हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे कल्चरल लाइफ का भी एक हिस्सा है। मेहमानों के आगे मिठाई से पहले चाय रखी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप है कपड़ा या कॉटन। ये महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे रीजन्स में ग्रो की जाती है। कॉटन की खेती काफी बड़ी स्केल पर होती है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। अगला नॉन फूड क्रॉप है गन्ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे रीजन्स में गन्ने की खेती होती है। गन्ने से हम शुगर, जैगरी यानी कि गुड़ और इथेनॉल बनाते हैं। ये क्रॉप्स हमारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड करते ही हैं और कई लोगों के लिए रोजी रोटी का भी जरिया है ये। अगली आती है रबर। रबर की खेती केरल और तमिलनाडु में हुआ करती है। ये एक ऐसी क्रॉप है जो प्राइमरीली रबर इंडस्ट्री के लिए उगाई जाती है। रबर का यूज हमारी डेली लाइफ में कई चीजों के लिए होता है, जैसे टायर्स, फुटवियर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब बात करेंगे जूट के बारे में, जो वेस्ट बंगाल और असम में उगाई जाती है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और यह सस्टेनेबल भी है। इसका इस्तेमाल बैग्स, रस्सी और दूसरे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से हमें पता लगा कि हिंदुस्तान में कौन सी मेन फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और उनका किन रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। हर एक फसल की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो ना सिर्फ हमारी रोजी रोटी से जुड़ा है, बल्कि देश की इकोनॉमी में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? एक्सप्लेन ईच टाइप विद एग्जाम्पल्स। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कई तरीकों से खेती की जाती है? हर तरीके की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हर एक का अपना एक मेथड और एक मकसद होता है।
तो चलिए आज हम इन्हीं अलग अलग खेतियों के बारे में समझते हैं। पहली आती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये एक पुरानी और प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली खेती है। इसमें किसान पुरानी ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होज और डिगिंग स्टिक्स। ये खेत नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी और रेनफॉल पर डिपेंड करती है। यह मेथड खास तौर पर हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय और नागालैंड में देखा जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी इस तरीके से खेती की जाती है। इसमें किसान अपनी खेती के लिए एक मेथड का यूज करते हैं जिसे हम स्लैश एंड बर्न यानी कि झूमिंग भी कहते हैं। इसमें किसान जंगल को जलाकर उस जमीन पर खेती करते हैं। यह तरीका लिमिटेड लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काफी ज्यादा यूज होता है। अब बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। इसमें किसान बहुत ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी खूब इस्तेमाल होता है। इसके साथ इरिगेशन भी काफी जरूरी है। यह खेती उन रीजन्स में होती है जहां जमीन ज्यादा तो नहीं है, लेकिन किसान अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की खूब कोशिश करते हैं। ये तरीके ज्यादातर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे रीजन्स में देखे जाते हैं। इन एरियाज में किसान छोटी छोटी जमीनों पर भी ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। अगला मेथड है कमर्शियल फार्मिंग, जो काफी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। इसमें किसान अपनी फसल को मार्केट में बेचने के लिए ग्रो करते हैं। ये खेती उन रीजन्स में होती है जहां जमीन की फर्टिलिटी और रिसोर्सेज अच्छे होते हैं। किसान मॉडर्न टूल्स यानी कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से खेती पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में होती है। पंजाब में चावल की खेती, महाराष्ट्र में कॉटन की खेती और उत्तर प्रदेश में गन्ना काफी मशहूर है। आखिर में बात करते हैं प्लांटेशन फार्मिंग की, जिसमें किसान एक ही क्रॉप को बहुत बड़े स्केल पर ग्रो करते हैं। यह खेती ज्यादातर माइग्रेंट लेबर का यूज करती है, जो बहुत सारे लेबरर्स को काम देने का एक जरिया है। यह तरीका खास तौर पर रबर, टी और कॉफी जैसी क्रॉप्स के लिए होता है, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ग्रो किए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि हिंदुस्तान में कितने प्रकार की खेती होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। हर तरीका अपनी जगह पर काफी जरूरी है, जिन्हें किसान अपनी जरूरत और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपनाते हैं। उम्मीद है आपको यह सब समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।